नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां तारीखों का ऐलान होते ही ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता बनर्जी ने 8 चरणों में चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया है और साथ ही साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है। ममता ने केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखें तय करने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने बंगाल में हो रही हिंसा की वजह से चुनाव को 8 चरणों में करवाने को सही माना है। वहीं चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कोलकाता में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर पर जमकर हमला बोला है। कोलकाता के फूलबागान इलाके में इन लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ के बाद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया और ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीती रात की, जब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा हुई है। ऐसे में जबकि कल ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और उसके बाद टीएमसी खुद ममता बनर्जी भड़की दिखाई दी कि आखिर 8 चरणों में चुनाव क्यों करवाया जा रहा है। आरोप यह भी कि बीजेपी के इशारे पर यह सब किया गया है, उसे फायदा पहुंचाने के लिए। और गुस्सा इस तरह से भी देखने को मिला, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर। रात को जमकर हमला बोला गया है, बीजेपी के गोडाउन में जमकर तोड़फोड़ की गई है और उनके चुनाव रथ में लगे टीवी तोड़ दिए गए। सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का बयान सुनाते हैं। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव कराए जाने के फैसले पर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। BJP has the agency power. BJP has the government of India power. But one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. हालांकि न्यूज़ 18 के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बहुत सारे इनपुट के बाद ही बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का यह फैसला लिया गया है। बिहार एंड बंगाल सिमिलर स्टेट्स हैं। बार बार 6-7 फेज दोनों में होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम जो प्लानिंग आप लोगों ने की है बिहार मॉडल्स पे की है इन पांचों राज्यों के चुनाव में। तो बंगाल में 8 फेज क्यों, बिहार की तरह 6 या 7 से आप लोग 3 पे क्यों नहीं आए या 3 या 4 पे क्यों नहीं आए? In a given context, we take inputs from so many forces and we decide the phases accordingly. तो उधर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले का समर्थन किया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि बंगाल के पल्स को उन्होंने समझने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के हिसाब से ममता बनर्जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मैं अब इस चुनाव में मैं मुख्यमंत्री के रूप में भले ही केयर टेकर हूं, मैं वो भी नहीं रहना चाहता हूं। क्योंकि बंगाल की जनता की तरह इलेक्शन कमीशन जो तमाम रिपोर्ट्स ग्रहण करके ये देखते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ नहीं है, इसीलिए ये होता है। ममता बनर्जी यदि सही मानों में वो जन अपने को कहती हैं कि मैं बंगाल का उन्नयन किया, बांग्ला में आचिया में, तो उनको रिजाइन करके चुनाव में आना चाहिए था। इस पूरे जो चुनाव आयोग का ये फैसला है 8 चरण में कराने का, इसको ममता के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं। ममता के लिए बड़ा झटका है और बंगाल की जनता के लिए बड़ा खुशी का बात है यदि इलेक्शन कमीशन सफलतापूर्वक चुनाव करा ले तो। लेकिन इतना लंबा चुनाव होगा बंगाल में, कहीं इसका ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए बीजेपी को, क्योंकि 8 चरण काफ़ी होते हैं। बीजेपी को क्यों नुकसान होगा? बीजेपी को तो ऑलरेडी 2019 से ही फ़ायदा मिल चुका है और जितने समय जितना प्रोटेक्शन मिलेगा लोगों को वोट देने में उससे फ़ायदा मिलेगा। माना जाता है लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा रहता है, इस वजह से वहाँ पर आपकी इतनी अच्छी 18 सीटें इस बार लोकसभा में आई। विधानसभा में तो आप चेहरा ही नहीं दे पा रहे हो। ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि बाहरी लोगों को ला रहे हैं, आपको बंगाल का चेहरा नहीं मिल रहा कोई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है लोकसभा में मोदी जी का चेहरा, इसमें भी मोदी जी को सामने रख के ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का चुनाव अलग है, ठीक है। यहाँ का चुनाव अधिकार छीन के रखा है, ठीक है, उसका चुनाव है। और बीजेपी सांसद से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, दरअसल ये ममता बनर्जी जो भड़की हैं 8 चरणों पर चुनाव के ऐलान के बाद,
ऐसी क्या ठोस वजह उन्हें महसूस होती है कि इतने ज्यादा चरणों में चुनाव की वजह से उन्हें नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जहां ममता बनर्जी का जो गढ़ माना जाता है, जहां उनकी मजबूत स्थिति मानी जाती है, उस जिले में जो 24 परगना जिला कहते हैं, वहां पर एक ही जिले में 2 से 3 चरणों में चुनाव होना, ये ममता को काफ़ी अखर रहा है। क्योंकि ममता को लगता है कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होंगे या जो जिस तरह से सख्ती बरती जाएगी, तो उससे उनके वोटरों के मनोबल पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, उनके कैडर पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में स्थिति जो ममता के अनुकूल है वो विपरीत जा सकती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का बौखलाहट में आना स्वाभाविक है। और शायद चुनाव आयोग ने जो मैसेज दिया है कि निष्पक्ष चुनाव हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर तरीके से सख्ती बरती जाए। और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी खुलकर पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर चुनाव आयोग ने इस तरह के चुनाव जो फेज़ हैं वो तैयार किए हैं और एक ही जिले में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि रात को भी बीजेपी का जो गोदाम है और जो उनकी जो एलईडी वैन है, उनमें भी तोड़ फोड़ की गई है। यानी कि ये बौखलाहट केवल जो टीएमसी प्रमुख है उन तक नहीं है, उनके निचले कैडर तक ये पहुंच गई। और उनके जो कैडर के ऊपर आरोप शायद इसी वजह से लगाया है कि वो भी बौखलाहट में पूरी तरह से आ चुके हैं और जो राजनीतिक स्थिति है वो गड़बड़ा सकती है इस पूरे 8 चरण के फेज से। क्योंकि पिछली बार 6 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार 8 चरणों में, यानी कि 2 चरण और बढ़ा दिए गए, यानी कि चुनाव थोड़ा लंबा होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है वो सख्ती से लेकिन यतेंद्र, ये बात जाहिर है जैसा कि आप कह रहे हैं, पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर स्पेशल तौर पर किए गए हैं, उनको साफ निर्देश होगा इस तरह का कि सख्ती के साथ चुनाव करवाना चाहता है चुनाव आयोग ताकि किसी भी तरह की धांधली ना हो सके। लेकिन आखिर इससे किसी विशेष दल को ही क्यों नुकसान महसूस होता है, इस बात को लेकर के भी अब सियासत हो रही है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होने पर तो खुशी जाहिर की है, अपनी पार्टी के चुनाव के लिए तैयार होने का भी उन्होंने दावा कर दिया। 8 फे में इस बार की चुनाव होने वाली है। ज्यादातर विरोधी पार्टियां इसी प्रकार 4 था उनका, और हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो, तभी निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो सकेगा, ये सबका इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम पहले से पूरी तैयार थे और चुनाव कभी भी हो उसके लिए पूरा दमखम से हम लड़ेंगे। और भी लोग आने वाले हैं, थोड़ा सा जब तक संहिता नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन का प्रताड़ना होता है, इसलिए डर के रुके हुए थे, फिर आना शुरू हो जाएगा। इससे जैसे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और उनकी पार्टी की हालत खराब होगी, उनके लिए लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए नेताओं की कम पड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल के हालात को भी वजह माना जा रहा है और इसीलिए बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगाल के हालात पर चिंता जताई और चुनाव आयोग के इस फैसले को कि 8 चरणों में चुनाव हो, इसे सही ठहराया है। जिस तरह की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी है, जिस तरह से प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव को, मतदाताओं को प्रभावित करने और उनको भयाक्रांत करने की कवायद की जा रही है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया है, सबको मिलकर के उसका स्वागत करना चाहिए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और वो ये कहते हैं कि सरकार, भारत की सरकार गलत कर रही है। अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। बीजेपी को एक बार फिर मौका मिला है ममता बनर्जी पर हमला करने का। यतेंद्र, अगर टीएमसी या ममता बनर्जी ये दलीलें देती है कि लंबे चरणों में, ज्यादा चरणों में चुनाव से बीजेपी को फायदा होगा, तो ठोस तर्क तो अब जनता को उन्हें बताना पड़ेगा कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में चुनाव करवाने से उन्हें कैसे नुकसान हो रहा है और बीजेपी को कैसा फायदा होने की उन्हें आशंका भी नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर है और चुनाव आयोग के जो निर्देश है 8 चरणों में चुनाव कराने का, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग कोई भी ढील नहीं देना चाहता है और शायद ये मैसेज आम जनता तक भी पहुंच रहा है और टीएमसी के कैडर तक ही। शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी बौखलाहट में, क्योंकि पहले जो चुनाव होते रहे हैं उतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल नहीं लगाए गए और शायद उसका नतीजा ये होता था, जो खबरें आती थी कि कई जगह जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उनको लूट लिया जाता था, ईवीएम मशीन में भी लूटने की कोशिश होती थी, या जो आम वोटर होता था
उनको मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अब केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं और इतने जो 8 चरणों में जो चुनाव होने हैं तो उसमें उनकी उपस्थिति, जो उनकी जो संख्या लगाई जाएगी वो भी बड़ी संख्या में रहेगी। तो ऐसे में कोई गड़बड़ ना होने की जो आशंका है वो काफ़ी कम रहेगी। तो शायद ये बात ममता बनर्जी और उनके कैडर को नहीं पच पा रही और यही कारण है कि वो खुलकर चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। और लेकिन ये मैसेज आम जनता तक भी जाएगा कि कहीं ना कहीं ये बौखलाहट जो है वो कहीं हार की बौखलाहट तो नहीं है, कहीं उनकी पकड़ जो कमजोर हो रही है वो तो नहीं है। क्योंकि पहले आरोप ये जरूर ये लगते रहे हैं कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, चाहे सीपीएम का समय हो या लेफ्ट का समय हो, तो वोटरों को प्रभावित करने का, और वो वोटरों को प्रभावित केवल पैसे या लालच देकर नहीं, वो भय से और डर दिखाकर भी किया जाता रहा है। लेकिन यतीन्द्र, अब इसी बीच जबकि ये मुद्दा बनाती दिख रही है बीजेपी, जवाब और भी पार्टी को देना पड़ेगा कि आखिर स्थानीय सुरक्षा बलों या फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी से कैसे फर्क पड़ता है और किसे नफा नुकसान होता है और इस तरह का विवाद आखिर क्यों है। और इसीलिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि ममता बनर्जी ने पिछली बार जब 6 दौर के चुनाव के बाद जीत हासिल कर ली थी तो इस पर सवाल उन्होंने खड़े क्यों नहीं किए थे। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। सर, जो चुनाव होने वाले हैं इसमें सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर है, तो क्या आपको लगता है किस तरह की चुनौतियां बीजेपी के लिए हैं? पहले तो मैं कहूँ कि नज़र पूरी 5 राज्यों पर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पर आपकी नज़र है, आप बधाई के पात्र हैं और निर्वाचन आयोग भी बधाई का पात्र है कि उसने भी नज़र ठीक रखी है बंगाल पर भी, तमिलनाडु पर, आसाम पर, केरल पर और पांडिचेरी पर। मुझे लगता है कि जो रोड मैप बनाया निर्वाचन आयोग ने, जिस बारीकी के साथ में उन्हें फीडबैक लिया है, मैं बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि 8 चरण में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव रखा गया है इसके पीछे क्या औचित्य है, क्या आपको खतरा लगता है? मुझे लगता है कि पिछली बार 6 चरण में था तब तो सवाल नहीं उठे, तब तो पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। पर यह सच है कि जो फीडबैक आया है वो फीडबैक पार्टियों से भर नहीं आया, जनता से आया, वहाँ के प्रशासनिक ढांचे से आया होगा। तो उन्हें ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि फिर तमिलनाडु में 2 वित्त पर्यवेक्षक क्यों बनाए हैं, यहाँ 2 पुलिस पर्यवेक्षक हैं। तो ये इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, ना निर्वाचन आयोग है ना भारत सरकार है, इसकी जिम्मेदार कोई है तो स्वयं ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी तृणमूल है। और यही होना भी था। ममता बनर्जी की बौखलाहट के बाद उनके विरोधियों को पूरा मौका मिला है और इसलिए कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी ममता से सवाल पूछा कि अगर लोग टीएमसी के साथ हैं तो ममता चुनाव के 8 दौर से आखिर इतना घबरा क्यों रही हैं? 8 दफा में निर्वाचन कमीशन पश्चिम बंगाल का चुनाव करने का जो फैसला लिया, हम उसको स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी इसका विरोध में उतर गए। वो बोल रहे हैं तमिलनाडु में क्यों इलेक्शन 1 दफा होगा, बंगाल में क्यों 8 दफा होगा, तमिलनाडु में इतना सीट तो क्यों तमिलनाडु में 1 दफा होगा। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी को, तमिलनाडु से तो आसाम का सीट कम है, तो आसाम में क्यों 3 दफा होगा? एक क्वेश्चन क्यों आप नहीं उठा रहा है? अब यतेंद्र हमारे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं, यतीन्द्र, ये सवाल तो अब खुद उन्होंने मौका दे दिया ममता बनर्जी ने कि उनके विरोधी उनसे ये सवाल खड़ा करें कि आखिर आपको 8 चरणों के चुनाव में दिक्कत क्यों है, क्योंकि इन्हीं चरणों में तो उनके विरोधियों के लिए भी मतदान होगा, उनके पक्ष में भी मतदाता मतदान करेंगे, तो सिर्फ इन्हें अपना नुकसान क्यों दिखाई दे रहा है? क्या ये जनता को वो समझाएंगी, ये मुद्दा वो लेकर जनता के बीच जाएंगी? ऐसा महसूस होता है प्राथमिक तौर पर जो उनकी बौखलाहट सामने आई है। देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो कितनी नाराज हैं और उन्हें इतनी ये उम्मीद नहीं थी कि 8 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। लेकिन अब चुनाव आयोग का फैसला सामने है, तो ऐसे में ममता जिस तरह से खुलकर सामने आई तो अपने कैडर को भी मैसेज दिया है। और एक मैसेज ये भी है कि जो पिछले चुनावों में गड़बड़ी होती रही है, चुनाव आयोग ने उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और पिछले चुनावों की गड़बड़ी वो दोहराने नहीं देंगे। जिन जिन इलाकों में जो संवेदनशील पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक राजनीति इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। क्योंकि अगर अपोजिशन की बात करें तो
ममता बनर्जी एकमात्र पूरे देश में अपोजिशन के तौर पर एक बड़ा चेहरा बचा है जो किसी राज्य में मुख्यमंत्री है। बाकी सभी राज्यों में ममता बनर्जी के मुकाबले विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। तो अगर यहाँ से भी ये राज्य हाथ से निकल जाता है तो अपोजिशन के पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं बचेगा। तो ये बौखलाहट शायद यही है कि जिस तरह की गड़बड़ियां पहले होती रही हैं, जिस तरह से वोटरों को लुभाने का या डराने का या भ्रम फैलाने का या अफवाह फैलाने का जो मौका हाथ में रहता था, वो मौका हाथ से निकल गया है। और जिस तरह से बीजेपी के लिए भी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी के लिए 8 चरणों में चुनाव होना है। लेकिन एक मैसेज यही जाएगा कि अब बाजी पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हाथ में रहेगी। तो इस वजह से कोई डर और भय का मामला यहाँ पर नहीं दिखाई देगा जी। और यही बात अब लगातार सवाल के तौर पर भी खड़े हो रही है कि सशक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी में चुनाव होने से दिक्कत क्या है। और इसीलिए ममता बनर्जी के विरोधी अब उनसे यह सवाल भी करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है, उन्होंने ट्वीट किया है और गिरिराज सिंह ने लिखा, दीदी बेचैन ना हो, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही देशभक्त सपूत होगा, जो जय बांग्ला जय भारत दोनों बोलेगा। यह हमला गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर, जबकि वो 8 चरणों के चुनाव के ऐलान पर भड़क गई हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इन चुनावों में हिंसा का विरोध किया और चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की अपील की। विपक्ष पार्टियों की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ये गुहार लगाई कि इसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। कितने चरणों में हो गए इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए। ये कांग्रेस का स्टैंड है, वो नाखुश भी नहीं है और इस पर खुशी भी जाहिर नहीं की है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में चुनाव हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के चुनाव कराने पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी को फायदा पहुंचाने का सीधा आरोप उन्होंने लगा दिया है। हमारे साथ है सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी। सीताराम जी, ये 8 फेज बंगाल के लिए ये अब क्या लगता है, बंगाल में क्या है, इलेक्शन कमीशन का ऐसा सोच क्यों है? अब पता नहीं। अब देखिए, हमारे देश के संविधान के चलते हुए सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि चुनाव को किस तरीके से करवाना है। अब ये सबको पता है बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, सबको पता है बीजेपी बाहर से ले आती है उनके कार्यकर्ता और नेताओं को। अगर कम फेज़ों में इलेक्शन होता है तो उनके पास अभाव होती है कार्यकर्ताओं की, ज़्यादा फेज़ होगा तो उनके लिए सुविधा है, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच पाते हैं। अब इस तरीके की ख्यालें और इस तरीके की स्पेकुलेशन लोगों में आना स्वाभाविक है जब तक इलेक्शन कमीशन स्पष्ट रूप से बताती नहीं क्यों, क्या है कारण इतने चरणों में हो रही है। अब जो कांग्रेस नेता बंगाल से आते हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने किसी तरह का कमेंट इस पर नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और 8 चरणों में चुनाव के ऐलान को राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। बंगाल में तो प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी की विशेष कृपा है और वो हर वो काम वो करना चाहेंगे और हर वो तरीका अपनाना चाहेंगे और जिससे बंगाल में उनको चुनाव में फ़ायदा हो। तो मेरा ख्याल है ये जानबूझकर ऐसा किया गया है कि इसको लिंगर ऑन किया गया है, लंबे समय तक चुनाव को ले जाने का उद्देश्य यही है कि वहाँ जो सरकार है उस पर दबाव बनाया जाए। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव का ऐलान हुआ तो ममता बनर्जी भड़क गईं और कुछ का गुस्सा कुछ ऐसे दिखाई दिया जो तस्वीरें कल रात देखने को मिली। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया है। कोलकाता के फूलबागान इलाके में इन लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर में घुसे इन लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में इन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और आराम से वहां से निकल भी गए। इस हमले का जो वीडियो सामने आया है उसमें तोड़फोड़ कर रहे लोगों में
पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा था। इन लोगों ने वहां आराम से तोड़फोड़ की और काफी देर तक ऑफिस के अंदर ही टहलते भी रहे। जब तोड़फोड़ से जी भर गया तो आराम से वहां से निकलते हुए भी नजर आए। तोड़फोड़ के बाद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया और ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोदाम में घुस करके प्रचार रथों को तोड़ा है, कीमती सामान भी वहां से चुरा लिया है। बताया गया कि बीजेपी की चुनावी वैन पार्टी दफ्तर में खड़ी हुई थी और तभी कुछ लोगों ने अचानक वहां हमला बोल दिया। चुनावी वैन में लगे एलईडी तोड़ दिए। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने वैन के शीशे भी तोड़ दिए। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग अब कुछ इस तरह से धरातल पर दिखाई दे रही है और हिंसा की घटनाएं भी सामने हो रही है। और ये घटना बीती रात की है, जब आरोप टीएमसी पर यह लगाया गया बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी के दफ्तर में घुसकर इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है और जो प्रचार रथ बीजेपी का है उसमें लगे एलईडी तोड़ दिए गए हैं। ऐसे में जबकि शाम को ही यह ऐलान हुआ कि 8 चरणों में मतदान होगा, ममता बनर्जी ने इसे गलत करार दिया तो जमकर हिंसा भी देखने मिली बीती रात। बीजेपी ने आरोप टीएमसी पर लगाए। बीजेपी दफ्तर में हुए हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक ट्वीट किया और इस हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और टीएमसी के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के काटपारा गोदाम में घुस करके एलईडी गाड़ियां तोड़फोड़ दी। एलईडी भी खोलकर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। यह आरोप कैलाश विजयवर्गीय का और आरोप टीएमसी पर। तो साथ ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कोलकाता में बीजेपी के एक दफ्तर में हुए हमले का वीडियो ट्वीट किया है। टीएमसी पर जमकर हमला बोला है उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, टीएमसी के लोगों ने गोदाम में खड़े बीजेपी के रथों को तोड़ दिया, रथों को नुकसान पहुंचाया, एलईडी चुरा ली। टीएमसी की इस तरह की चुनावी हिंसा से चुनाव आयोग के लिए भी इन चुनावों को करवाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। पश्चिम बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट और हमला टीएमसी पर। एक बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई को दहलाने की साजिश पर यह बड़ी खबर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के दौरान पुलिस को मुलुंड ठाणे टोल नाके से गुजर रहे 2 संदिग्धों की तस्वीर मिली है और आशंका जाहिर की जा रही है कि ये दोनों एंटेलिया के पास विस्फोटक वाली गाड़ी को पार करके एक दूसरी गाड़ी से वहां से फरार भी हो गए। पुलिस को इस गाड़ी से जिलेटिन की 20 छड़ें मिली है। इसके अलावा पुलिस को कई और सीसीटीवी वीडियो भी मिले हैं, जिनमें एक में संदिग्ध एंटेलिया के पास गाड़ी पार करने के बाद उसके पिछले हिस्से से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, जबकि एक और सीसीटीवी वीडियो विस्फोटक वाली गाड़ी के पास एक दूसरी सफेद संदिग्ध कार भी खड़ी नजर आ रही है। जांच के दौरान इस साजिश का भी पर्दाफाश हुआ कि पुलिस को भटकाने के लिए विस्फोटक वाली गाड़ियों में फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई, क्योंकि गाड़ी के अंदर पुलिस को 10 फर्जी नंबर प्लेट मिली हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस के साथ ही एनआईए भी अब मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई के पॉश पेडर रोड में एंटेलिया के पास 2 दिन पहले एक गाड़ी में मिले विस्फोटक के मामले में न्यूज 18 इंडिया को 2 संदिग्धों में एक की तस्वीर मिली है। न्यूज 18 को मुलुंड ठाणे टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर मिली। आशंका जाहिर की जा रही है कि यह संदिग्ध विस्फोटक वाली गाड़ी को एंटेलिया के पास पार्क करने के बाद दूसरी गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल गया और टोल नाके पर फीस भरने के बाद ठाणे की तरफ बढ़ गया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में गाड़ी के अंदर बैठा संदिग्ध साफ नजर आया। हालांकि उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जबकि गाड़ी के अंदर दूसरा संदिग्ध दिखाई नहीं दिया। क्राइम ब्रांच की टीम इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की अब पूरी कोशिश कर रही है और पड़ताल तेज कर दी गई है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, अब जो संदिग्ध की तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या इससे अभी प्राथमिक तौर पर पता चल पाया है इन तमाम एजेंसीज को? जी, साफ तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है सीसीटीवी में मुलुंड के टोल नाके पर, वो रात के 3:05 का 25 फरवरी का सीसीटीवी है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि जब गाड़ी एंटीलिया पर पार्क की जाती है, उसके बाद वो गाड़ी की मूवमेंट होते हुए मुलुंड टोल नाके, जो कि थाने जाने वाला रास्ता है, वहां पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद
जो गाड़ी में मौजूद शख्स है वो सफेद कलर की कमीज पहने हुए है, चेहरा छिपाने के लिए उसने मास्क का इस्तेमाल किया है, जो कि आमतौर पे कोविड की वजह से जो है आमतौर पे मास्क पहने जा रहे हैं, लेकिन वो उसे अपना चेहरा छिपाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मास्क शील्ड भी उसके चेहरे पे लगी होती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से साफ तौर पे दिखाई नहीं पड़ पाता। लिहाजा अब उस गाड़ी को लेकर जो है थाने टोल नाके से मिले हुए सीसीटीवी के बाद कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच अब जो थाने से घोड़बंदर जाने वाला इलाका है, भिवंडी की तरफ जाने वाला रूट है, इसके अलावा जो नासिक की तरफ जाने वाला रूट है, उन रूट्स को खंगाला जा रहा है, उन रूट्स की सीसीटीवीज को खंगाला जा रहा है ताकि गाड़ी की मूवमेंट मालूम पड़ सके। साफ तौर पे ये गाड़ी की मूवमेंट जो है वो रात 1:20 से टोल नाके को क्रॉस कर मुंबई में आते हुए दर्ज की गई थी और इसके बाद इस संदिग्ध गाड़ी को जो है रात के 3:05 पर वापस लौटते हुए दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टिगेशन अब जो है वो थाने के टोल नाके से शुरू होती है और आगे के रूट पर जाके खत्म होती है, जहां पर कहीं ना कहीं संदिग्ध के छिपे होने की आशंका है। इस गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर भी क्राइम ब्रांच ने साफ किया है कि ये नंबर प्लेट भी फर्जी ही है। अब इस फर्जी नंबर प्लेट के साथ साथ और जो तमाम चीजें मिल रही है उससे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये सबसे अहम और बेहद अहम मामला भी है क्योंकि पूरी मुंबई हाई अलर्ट पर है। मुंबई के पॉश इलाके पेडर रोड पर 2 दिन पहले एक संदिग्ध कार मिली। कार की जांच हुई तो इसमें विस्फोटक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जिलेटिन की 20 छड़ें, फर्जी नंबर प्लेट और धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है। आतंकी साजिशों और धमकी की इस दहशत झेल चुके मुंबई के लिए ये किसी दहलाने वाली खबर से कम नहीं थी। लिहाजा जांच एजेंसियां फौरन तफ्तीश में जुट गई और इसके बाद सामने आया उस मास्क मैन का सच, जिसने साजिश वाली कार को पेडर रोड पर खड़ा किया और हवा के झोंके की तरह वहां से गायब भी हो गया। इसी मास्क मैन और साजिश वाली कार से जुड़ी है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साजिश की आशंका से मुंबई में हाई अलर्ट। मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार्क करके आया। ये जगह पे जहाँ पर आप खड़े हैं ये जगह पे यहीं पार्क की गाड़ी। मुंबई में साजिश का मास्क मैन कौन? मुंबई पुलिस के जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक 20 जेलेटिन स्टिक उसमें मिले हैं, साथ ही साथ एक चिट्ठी भी मिली है। कार में मिली धमकी भरी चिट्ठी का सच। मुंबई के पेडर रोड में जो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीला है, वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आगे की तपास के लिए इस गाड़ी को सीज किया गया और गांवदेवी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर इसके बारे में रजिस्टर किया गया है। मुंबई के पॉश इलाके पेडर रोड पर गुरुवार शाम एक संदिग्ध कार मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से कुछ मीटर दूर खड़ी इस कार की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस फौरन हरकत में आ गई। डॉग और बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। संदिग्ध कार की तलाशी शुरू हुई तो कार के दरवाजे खुलते ही मुंबई पुलिस के होश फाख्ता हो गए। संदिग्ध कार से खदानों में विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जिलेटिन की 20 छड़ें और 4 फर्जी नंबर प्लेट मिले, जिसमें से एक मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ी का है। यही नहीं, कार में एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इस बार हमने जिलेटिन रखा है, अगली बार बम रखेंगे। गुरुवार शाम 4 से 5 के बीच में मुंबई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि मुंबई के सबसे पॉश इलाके पेडर रोड में एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार पार्क की गई है और जब मुंबई पुलिस उस कार के पास पहुंचती है तो बाकायदा कुछ संदिग्ध वस्तुएं कार के अंदर मिलती हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस बाकायदा बॉम्ब स्क्वाड और जितनी भी फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर बुलाई जाती है। जब बॉम्ब स्क्वाड पूरी टीम गाड़ी की जांच करती है तो काफी चौंकाने वाली उसमें वस्तु मिलती है जो एक्सप्लोसिव में यूज होता है, जेलेटिन। वो जेलेटिन कार के अंदर मिलता है और
मुंबई पुलिस के जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक 20 जेलेटिन स्टिक उसमें मिले हैं। साथ ही साथ एक चिट्ठी भी मिली है, धमकी वाली चिट्ठी भी मिली है और कुछ नंबर प्लेट्स भी मिले हैं। इसके बाद तो जैसे हड़कंप मच गया। पैडर रोड पर कार किसने खड़ी की? इस कार में खदानों में विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जिलेटिन की छड़ें क्यों रखी हुई थी? कार में फर्जी नंबर प्लेट क्यों रखे थे? इन तमाम सवालों के साथ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की सभी 12 यूनिट तफ्तीश में जुट गई। पूरी मुंबई में हाई अलर्ट हो गया। मुंबई की सड़कों पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की जांच की जाने लगी। मुंबई के एसीपी के नेतृत्व में 60 टीमों का गठन किया गया। तो तफ्तीश आगे बढ़ते ही कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा इस सीसीटीवी फुटेज से हुआ। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस की थ्योरी यह है कि गाड़ी में सवार संदिग्ध व्यक्ति कार को रात 1 बजे पार्क करने के बाद करीब 2 घंटे तक उसी में बैठा रहा। फिर रात 3:21 पर संदिग्ध गाड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। कार को पार्क करने वाला संदिग्ध व्यक्ति मास्क पहने हुए था और अपना सिर ढके हुए था, लिहाजा उसकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन क्राइम ब्रांच को शक है कि संदिग्ध व्यक्ति कार को पार्क करने के बाद किसी दूसरी गाड़ी से निकल गया, क्योंकि आगे के रास्ते में ये मास्क मैन नजर नहीं आया। कारमाइकल रोड के ऊपर एक संशयित गाड़ी खड़ी थी, तो इसकी माहिती पुलिस को मिलते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड भी घटनास्थल पर पहुंची और इस गाड़ी की तपासनी की गई है। तपासनी के दरमियान गाड़ी के अंदर कुछ स्फोटक पदार्थ जेलेटिन मिली है। आगे की तपास के लिए इस गाड़ी को सीज किया गया और गांवदेवी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर इसके बारे में रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 268, 465, 473, 120B IPC एंड सेक्शन 4 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, और इसकी जांच पुलिस कर रही है। कार से मुंबई को दहलाने की साजिश थी या फिर सिर्फ खौफ पैदा करना? फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो संदिग्ध कार को पैडर रोड से जब्त कर एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया है, जहां फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें इस कार से जुड़ा हर सच पता लगाने में जुटी है। न्यूज़ 18 उस गुप्त जगह पर भी पहुंचा जहां साजिश वाली कार रखी गई है। मैं एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे हम यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो आप मेरे पीछे ग्रेइश कलर की जो स्कॉर्पियो देख रही है, वो स्कॉर्पियो पुलिस की जब्त कर दी है और इसी स्कॉर्पियो कार में 20 जो छड़ें थी जेलेटिन की, वो वहाँ पे लगाई गई थी और एंटीलिया से महज 500 मीटर की दूरी पे इसी गाड़ी को वहाँ पर पार्क किया गया था और इस गाड़ी को अब मुंबई पुलिस ने एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे रखा हुआ है और इसी जगह पर फॉरेंसिक की टीम है, ATS की टीम है और जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है, वो लगातार इस गाड़ी की जांच कर रही है। और साफ तौर पर देखते हैं कि जो नंबर प्लेट है वो यहाँ से मुंबई पुलिस ने हटा दिया है, क्योंकि जो नंबर प्लेट था वो पूरी तरह से फर्जी था। 33 नंबर से पता चला है कि इस गाड़ी का मालिक कौन था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस साजिश की कई कड़ियां भी खुलती जा रही हैं। न सिर्फ संदिग्ध कार के मालिक का पता चल चुका है, बल्कि यह भी पता लग चुका है कि कार किस रास्ते से होते हुए पैडर रोड तक पहुंची। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं संदिग्ध कार के मालिक से। इनका नाम है मनसुख हिरन। मनसुख हिरन ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को बताया कि 17 फरवरी को उनकी कार खराब हो गई थी, जिसे उन्होंने विक्रोली हाईवे पर छोड़ दिया था। दूसरे दिन कार ढूंढने पहुंचे तो वो वहां नहीं मिली। 17 तारीख शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है गाड़ी। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला गाड़ी का चोरी हुआ का। मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार्क करके आया था। विक्टोरिया पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट, पहले सब ढूंढा 3 घंटा तक, उसके बाद में वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज। फिलहाल मुंबई पुलिस संदिग्ध कार और इससे जुड़ी हर कड़ी को जोड़कर साजिश का सिरा पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तक की जांच में पता चला है कि पैडर रोड पर कार को पार्क करने से पहले इस इलाके की पूरी रेकी की गई। करीब 1 महीने तक पैडर रोड इलाके को खंगाला गया था। यही नहीं, पुलिस को उस रूट का भी पता लग चुका है जिससे होते हुए ये कार पैडर रोड तक पहुंची थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक पैडर रोड पर मिली साजिश वाली कार के साथ एक इनोवा कार भी थी। ये इनोवा कार रात 1:20 पर मुलुंड टोल प्लाजा पर होती है, फिर रात 1:40 पर प्रियदर्शनी पार्क पहुंचती है, जहां साजिश वाली कार इस इनोवा के साथ जुड़ती है।
रात 2:18 पर ये दोनों गाड़ियां एंटीलिया के पास पहुंचती हैं। कुछ देर बाद मास्क मैन उतरकर इस इनोवा कार में सवार हो जाता है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक रात 3:05 पर वापस इनोवा कार को ठाणे जाने वाले मुलुंड टोल प्लाजा पर देखा जाता है। जहाँ पर आप खड़े हैं वही ये जगह पे यहीं पार्क की गाड़ी। ये गाड़ी रात के समय आके पार्क हुई और दोपहर में मेरे ख्याल से पूरी पुलिस की टीम आई और वो चेक करने चालू किए। और पहले तो ट्रैफिक की एक कांस्टेबल आए, वो गाड़ी को लॉक किए, मतलब वो क्लिप लगाए। कितने बजे के करीब? वो करीबन मेरे ख्याल से 2 बज रहे थे। 2 बजे। फिर इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम आई और फिर मेरे ख्याल से दोनों बाजू के रोड ब्लॉक कर दिए। रोड ब्लॉक करके फिर वो अपने तरीके से तफ्सील करने चालू कर दिए गाड़ी के। मुंबई पुलिस इस साजिश वाली कार का सच जानने की कोशिश में जितनी गहराई तक जा रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिर चाहे वो खदानों में विस्फोट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जिलेटिन की छड़ों से जुड़ा सच हो या फिर एंटीलिया के ठीक सामने मौजूद पार्किंग में आई एक संदिग्ध मर्सिडीज कार से जुड़ा राज। मुंबई को दहलाने की साजिश और सच को खोद निकालने की पड़ताल जारी है। लेकिन सबसे खास बात यह कि सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के दौरान पुलिस को जिस कार में मुलुंड ठाणे टोल नाके से गुजर रहे 2 संदिग्धों की तस्वीर मिली है, वही कार 2 दिन पहले पेडर रोड पर विस्फोटक वाली गाड़ी के पास भी नजर आई थी। और आशंका है कि विस्फोटक रखने के बाद आरोपी इसी गाड़ी से वहां से फरार हो गए और ठाणे के लिए निकल गए। और अब इनकी तलाश तेज कर दी गई है। कार में ये संदिग्ध दिखे थे और उसके बाद किस तरह से ये यहां से फरार हुए हैं, अब इनकी तलाश की जा रही है। लेकिन ये कार 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ दिखाई देना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता और इसी बात की पड़ताल अब पुलिस कर रही है। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए 14 साल की लड़की जो टेबल टेनिस की जान है और हरियाणा की शान है। मेरा नाम सुहाना सैनी है, मैं 14 इयर्स की हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसे जीतना पसंद है, जो 6 साल की उम्र से ओलंपिक्स गोल्ड जीतने की तैयारी में है। नेक्स्ट यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है जो 2022 में होंगे। ये है यंग जीनियस, जो टेबल टेनिस में अंडर 15 की चैंपियन है और दुनिया में जिसकी रैंकिंग 22 की है, जिसके पास मेडल्स का अंबार है और यूएस ओपन समेत 29 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक की सुहाना सैनी के साथ। 10 में आप पहली बार नेशनल चैंपियन बनी, अब ये 11 में आप दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी। हाँ। चलिए लाओ भाई, पानी लाओ, डूब जाता हो इसमें। जिसकी माँ है उसकी गुरु, जिसने अपनी माँ को टेबल टेनिस में हराने वाली खिलाड़ी को हराकर दम लिया, जो टेबल टेनिस में चीन के गुरूर को तोड़कर दुनिया पर छा चुकी है। आ रही है ये यंग जीनियस शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।